मॉर्निंग। सबसे पहले तो सभी बच्चों को आज की जो लेसन है हमारा वो ट्रेड टू टेरिटरी लेसन है। मतलब कि इंडिया में कब कॉलोनिज्म शुरू हुआ और कब यहाँ पर इंडिया में नेशनलिज्म शुरू हुआ और कब यहाँ पे कॉलोनिज्म शुरू हुआ, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो सबसे पहले कंपनीज आई थी वो यहाँ पर जो है फ्रेंच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश कंपनी, और इसके अलावा डेनिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो है इसके अलावा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनी लगातार यहाँ पर आती थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर आई थी। आपको याद होगा सबसे पहले जो यहाँ पर आया था एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा यहाँ पर आया और उसने क्या किया, आते ही यहाँ पर जो है ट्रेड करना शुरू किया और ट्रेड करके, ठीक है, ट्रेड करके यहाँ लिया, ठीक है, ट्रेड करके जो है उसने फिर यहाँ पर जो है धीरे धीरे सेटलमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके पीछे तो इस तरह से धीरे धीरे सारा कुछ शुरू होता चला गया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है ये रहा। सबसे पहले इंडिया में जो आया, ये फोन नंबर है, ये मैं कर देता हूँ इरेज। सबसे पहले इंडिया में आया यहाँ पे पोर्तुगीज वास्को डी गामा। पोर्तुगीज वास्को डी गामा, उसकी आने की डेट लिखी हुई है 17 मई को 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया था। वो कालीकट के बंदरगाह पर आया, कालीकट की जगह पर आया और कालीकट की जगह पर उसने हिंदू राजा जमोरिन की मदद से यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये लोग कोचीन में, पोर्तुगीज लोग धीरे धीरे कोचीन में कैपिटल बना लेते हैं अपनी और गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। कोचीन में कैपिटल बना लेते हैं, केरल में, और फिर गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। 1502 में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को एल्मीडा, जो इन्हीं का गवर्नर था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये सेटल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पोर्तुगीज जो है ना, उनकी पोर्तुगीज राजा जो थे, उनकी सिस्टर की शादी प्रिंस चार्ल्स अंग्रेज ब्रिटिश से हो जाती है। प्रिंस चार्ल्स, बोर्ड इज नॉट क्लियर बेटा। बोर्ड को ने यहाँ पर कोचीन को कैपिटल बनाया और कोचीन को कैपिटल बनाकर फिर धीरे धीरे गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा को सबसे लास्ट में छोड़कर गए थे इंडिया से, वो सबसे लास्ट में इंडिया की आजादी के बाद, ठीक है, इंडिया की आजादी के बाद वो ओके बेटा, तो आजादी के बाद छोड़ के गए। 1961 में गोवा आजाद हुआ था। देखो पोर्तुगीज लोग सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। ओके, तो देखिए इन्होंने ही यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका जहांगीर जो किंग थे वो बहुत विरोध करते थे। जहांगीर जो मुगल एम्पायर के राजा थे वो बहुत विरोध करते थे कि भाई इन पोर्तुगीज को यहाँ से निकालो, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। उनको निकालने की पूरी तैयारी वो करते थे, ठीक है। फिर 1661 में पोर्तुगीज सिस्टर की शादी, पोर्तुगीज राजा की बहन की शादी प्रिंस चार्ल्स से हो गई थी, इंग्लैंड के, और अंग्रेजों को फिर बॉम्बे मिल गया पोर्तुगीज से। पहले बॉम्बे पोर्तुगीज के पास था, फिर बाद में वो अंग्रेजों के पास आ गया। कब आया बॉम्बे? 1661 में। कब आया? 1661 में वो आया, ठीक है। और फिर बॉम्बे इनको एज ए डोरी मिल गया, ठीक है, क्योंकि पोर्तुगीज लोगों ने बॉम्बे किसको दे दिया? प्रिंस चार्ल्स को दे दिया। और प्रिंस चार्ल्स ने जो बॉम्बे उनको मिला, प्रिंस चार्ल्स ने जो बॉम्बे लिया, जो है बॉम्बे जो है एक तरह से डोरी के रूप में उनको मिल गया। अब अगली कंपनी है डच यहाँ पर आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहला सेटलमेंट किया। वही नोट बेटा आ जाएगी। वही अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और ये हो गई मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी और पूरे इंडिया पे राज करने वो लग गए थे। कौन? ब्रिटिशर्स। कौन? ब्रिटिशर्स। अभी तक कौन आए? पोर्तुगीज, डच, और अब ब्रिटिशर्स की बारी है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला जो आया था यहाँ पे व्यापारी, उसका नाम था जॉन विंटल हॉल। सबसे पहला अंग्रेजी व्यापारी जो यहाँ पर सबसे पहले आया, जो ट्रेड करने के लिए आया था। अब कोई पूछेगा भाई सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो ये आया था, ठीक है। ये एक व्यापारी ग्रुप का मेंबर था, ग्रुप ऑफ मर्चेंट का एक मेंबर था। ये पहली बार आया और फिर बाद में ये पूरा का पूरा ग्रुप ले आया यहाँ पे।
और ग्रुप ले आया और फिर यहाँ पर ट्रेड वो करने लगा। किन के साथ ट्रेड करने लगा? इंडियन मर्चेंट के साथ वो ट्रेड करने लगा। फिर उसके बाद में इन्होंने ही इन्हीं ब्रिटिशर्स ने जहांगीर से परमिशन ली ट्रेड करने की, फरमान जारी कराया, आदेश जारी करवाया, ठीक है, फरमान जारी करवाया, ठीक है। फरमान जारी करवाने वाला, फरमान इशू करवाने वाला कैप्टन हॉकिंस था। कब? 1613 में कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए फरमान जारी करवा दिया। सूरत में फैक्ट्री लगाएंगे, जहांगीर ने परमिशन दे दी, ठीक है। जहांगीर जो यूरोपियन कंपनी वालों से बहुत चिढ़ता था, उसने परमिशन क्यों दे दी? क्योंकि जहांगीर के जो परिवार में कोई बीमार हो गया था जिसका इलाज किसी ब्रिटिश डॉक्टर ने कर दिया था। किसी ब्रिटिश डॉक्टर ने जब उसका इलाज कर दिया तब उन्होंने फिर अंग्रेजों को यहाँ पे परमिशन दे दी ट्रेड करने की। किसने? जहांगीर ने। ओके, अब देखिए फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे फैक्ट्री डालनी शुरू कर दी, धीरे धीरे फैक्ट्री डालनी शुरू कर दी। इसी बीच में एक और आए, जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस भी आया। कैप्टन हॉकिंस 1613 में आया और उसने परमिशन ले ली। उसके बाद एक और आया, देखो, वन जॉन मेंडल हॉल, दूसरा जहांगीर के टाइम में कौन सा आया? कैप्टन हॉकिंस, और तीसरा फिर आया थॉमस रो। मुगल काल में ही आ गए थे सारे, एक एक करके मुगल काल में आ गए थे। जब जहांगीर का राजपाट, शाहजहां का राजपाट और अकबर का राजपाट चल रहा तभी आने शुरू हो गए थे। पोर्तुगीज तो अकबर के टाइम में आ गए थे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे सेटलमेंट ब्रिटिशर्स यहाँ पर करने लग गए। सर थॉमस रो जो कि जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के किंग थे उस समय, जेम्स फर्स्ट, उसके एम्बेसडर बनकर आए थे। कौन आया? थॉमस रो एम्बेसडर बन के आया और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर परमिशन ले ली फैक्ट्री लगाने की। तो ये रही पहली फैक्ट्री, ठीक है, ये रही पहली फैक्ट्री। कब? 1608 में, 1608 में सूरत में फैक्ट्री उन्होंने लगा दी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर सेटलमेंट करने लग गए। एक और देखो यहाँ पे लिखा है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश साम्राज्य में फर्रुखशियार से, जो उस समय मुगल बादशाह थे, आखिरी के औरंगजेब के मरने के बाद जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद जो आखिरी मुगल बचे थे, फर्रुखशियार, बहुत कमजोर राजा था। तो फर्रुखशियार से फिर उन्होंने एक और फरमान जारी करवाया बहुत जगह पर फैक्ट्री लगवाने का, मैग्ना कार्टा नाम का फरमान जारी करवाया और उसकी वजह से उनको बहुत जगह पर फैक्ट्री लगाने के मौके मिले। एक जगह नहीं, अब वो 50 जगह फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसा उनको फर्रुखशियार से मिल गया परमिशन, फरमान मिल गया, ठीक है। और फिर वो सेटल हो गए। फिर अंग्रेज सेटल हो गए यहाँ पे, उन्होंने फिर मद्रास भी ले लिया राजा चंद्रगिरी से, राजा ऑफ चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे उन्होंने क्या ले लिया? मद्रास। कब लिया? 1639 में। तो मिल गया। बॉम्बे तो पहले मिल गया था दहेज के रूप में 1661 में। बॉम्बे कब मिला? 1661 में तो बॉम्बे मिला, और 1661 से पहले मद्रास मिल गया 1639 में। देखो कितना डिफरेंस है। मद्रास तो पहले मिला है 1639 में, किससे? चंद्रगिरी के राजा से। और यहाँ बॉम्बे मिला उनको प्रिंस चार्ल्स से। कैथरीन पोर्तुगीज राजकुमारी से शादी हुई, ठीक है। ओके, तो उससे किंग्स परमिशन लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, 9 में और चंद्रगिरी के राजा थे ये, उनसे मिला फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर वहां पर एक किला बनाया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया वहां पे। ओके, तो इस तरह से फिर धीरे धीरे ये लोग के लिए यहाँ पर सेटल होते चले गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगली जो कंपनी आई वो कौन थी? फ्रेंच और डेनिश। डेनिश कंपनी यहाँ इंडिया में 1616 में आई थी, 1616 में, ठीक है। और इन्होंने फिर बंगाल और तमिलनाडु में सेटलमेंट किया। कहाँ? बंगाल और तमिलनाडु में। ये इतने पावरफुल नहीं थे, आखिरी में उनको पूरा बंगाल और तमिलनाडु ब्रिटिशर्स को ही बेचकर जाना पड़ा, सेल करके जाना पड़ा। कब? 1854 में उनको सेल करके जाना पड़ा, ठीक है। हिमांशु एक मिनट रुकिए, वॉइस क्लियर है? ओके, चलो अब क्लियर है सभी की वॉइस, मेरी वॉइस सभी तक आ रही है? ओके, तो देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर 1616 में आई और सेटलमेंट बंगाल और तमिलनाडु फिर उन्होंने कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरा एरिया ब्रिटिशर्स को बेच के चले गए, क्योंकि वो लोग सेटल नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे। डेनिश लोग यहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को बेचकर वो चले गए। अब अगली जो कंपनी थी वो फ्रेंच थी। अगली कंपनी जो थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आती है और वो सेटलमेंट कर लेती है। ठीक है, ओके, ठीक है, सभी तक मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? ठीक है, ओके, यस, ठीक। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 में लुई 14 से परमिशन लेकर यहां पर आती है और ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाती है, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और 1668 में और 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां लगा लेती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंच भी आ गए यहाँ पे। कब आए? 1664 में, वॉइस इज नॉट कमिंग, 64 में, और ये लोग सेटल हो गए यहाँ पे सूरत में। सूरत में कब सेटल हुए? 1668 और 1669 में मसूलीपट्टनम में ये और सूरत में सेटल हो गए। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। ये सारी कंपनीज यहाँ सेटल हो गई धीरे धीरे। इंग्लिश, फ्रेंच, डेनिश, पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज, ये सब यहाँ पे सेटल हो गई। ठीक है बेटा, नेटवर्क इशू होगा, आपका होगा इधर, मेरा तो नहीं है, सब क्लियर चल रहा है, तो कोई बात नहीं, सुनो आगे। ठीक है, आ जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आ रही है, आई थिंक सभी तक तो क्लियर आ रही होगी, जिसका नेटवर्क वीक होगा उसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए ट्रेड टू टेरिटरी कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे प्लासी की वार हुई और कैसे सब कुछ यहाँ पर सेटल हुआ, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनीज आने के बाद क्या हुआ, इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई, तो भाई इनमें ट्रेड को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, ये आपस में लड़ पड़े, कट मरने को तैयार हो गए कि मेरा ट्रेड होना चाहिए, इसका होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब आपस में लड़ पड़े बुरी तरह से। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी फ्रेंच वालों के साथ लड़ पड़ी। ठीक है, वैसे ब्रिटिश कंपनी वालों के तो पोर्तुगीज लोगों से तो रिलेशन हो गए थे, क्या शादी हुई थी, आपको याद होगा। ठीक है, पोर्तुगीज राजा की बहन से शादी हुई थी, तो उनके तो ट्रेड रिलेशन हो गए थे और मैरिज रिलेशन हो गए थे, तो उनकी कोई फाइट नहीं थी इतनी ज्यादा। ठीक है, लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश आपस में भयंकर तरीके से लड़ते थे। ठीक है, तो राइवलरी हो गई आपस में इन कंपनीज की। कुछ कंपनी यहां से भाग गई, जैसे डेनिश ब्रिटिशर्स को बेच के चले गए थे बंगाल और पूरा सेटलमेंट एरिया, तो तमिलनाडु का जो एरिया था, बंगाल एरिया था, वो डेनिश बेचकर चले गए थे। अब सुपर पावर के रूप में एक ही कंपनी यहां पर बची हुई थी, वो थी इंग्लिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो बची हुई थी। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को पूरा कैप्चर किया, कैसे कैसे धीरे धीरे उन्होंने पूरा सेटलमेंट यहाँ पर कर लिया। तो देखिए ये है बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल को टारगेट किया गया सबसे पहले, बंगाल। ठीक है, बंगाल में जो किंग उस समय नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कासिम बाजार पर अटैक किया था और ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश की थी वहां से। कासिम बाजार के, देखो ऊपर लिखा हुआ है कासिम बाजार का अटैक, और उन्होंने बड़े सारे ब्रिटिशर्स को वहां से पकड़ा और वहां से भगा दिया, वहां से उनको भगा दिया। ठीक है बेटा, वॉइस तो क्लियर है काव्या, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा, थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। ओके, वीडियो मिल जाएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला जो थे, यस हाँ ठीक है बेटा, तो बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव से हुई थी। एक्चुअल में फाइट का इशू क्या था, फाइट का मेन, हाँ ठीक है मिलिंद बेटा, इशू था कि भाई जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनको ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं दे रहे थे। ब्रिटिशर्स बंगाल में किले बना रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, और नवाब सिराजुद्दौला को टैक्स भी नहीं दे रहे थे, ऊपर से रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इस बात का गुस्सा था नवाब सिराजुद्दौला को कि हमारे एरिया में आ गए और हमारे एरिया में आके ब्रिटिश हमें ही टैक्स नहीं दे रहे हैं और हमारे एरिया में किलेबंदी भी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ये चीज तो गलत है, ये चीज तो गलत है। इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने वहां ब्रिटिशर्स को निकालने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने कासिम बाजार पर पोर्ट जो है, कासिम बाजार का जो पोर्ट था, वहां से उनको निकालने की कोशिश की है, वहां से उनको निकालने की कोशिश की है और निकालने की कोशिश, अटैक कर दिया कासिम बाजार पे। सिराजुद्दौला ने अपनी 30,000 की सेना के साथ 30,000 की सेना ले गए और उसने कासिम बाजार पे अटैक कर दिया और तोड़फोड़ मचाई। ब्रिटिश जहाज जितने भी थे उन सबको उन्होंने क्या किया, वहां से भगा दिया, ब्रिटिश जहाज को तोड़फोड़ कर दी, वहां सामान बिखेर दिया सारा। इस तरह धीरे धीरे सारा वहां पर काफी अटैक हुआ और उसके बाद वहां से बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक पकड़ लिए। ब्रिटिश सैनिक जो 150 के लगभग थे, ऑफिसर और जो सोल्जर्स थे वो 150 के लगभग थे, उन्होंने क्या किया, फिर वहां से उनको पकड़ लिया और पकड़कर अपने कैपिटल में ले आए। नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को पकड़ के, कासिम बाजार के ब्रिटिशर्स को पकड़कर वहां अपने यहाँ ले आए और उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया, छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया और वो बेचारे सारे के सारे सफोकेशन से मारे गए। 2-3 दिन तक उनको बंद रखा और सफोकेशन से मारे गए, छोटी सी काल कोठरी में, जगह भी नहीं थी। ठीक है,
यू आर नॉट विजिबल, ठीक है। तो अब करने लगे, ठीक है, और सेटलमेंट करते 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 उन्होंने पूरा सिस्टम पूरा जमा लिया, ठीक है। अब देखिए सिराजदौला ने ऐसा किया, उसके करने के बाद में अटैक हुआ, उसके बाद सिराजदौला पर रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक कर दिया, क्योंकि उसने कासिम बाजार से सारी ब्रिटिश फैक्ट्री को हटा दिया था, ब्रिटिश शिप को काफी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और उसने अटैक किया और प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757, 23 जून को 1757 में ये युद्ध हुआ। इसकी डेट याद रखना, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार गए। हार गए क्यों? हारने का रीजन था मीर जाफर। मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला का जो मेन कमांडर था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी से अपनी ओर मिला लिया। ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपने ओर चालाकी से मिला लिया, इस वजह से ये हार गया, ठीक है। फिर मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया, सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया। फिर मीर जाफर के नवाब बनने के बाद वो 2-3 साल तक ही राजपाट कर पाया और आखिरी में फिर उसको भी हटा दिया गया, ठीक है, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है, उसको भी हटा दिया गया वहां से, ठीक है। और नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई और जब सिराजुद्दौला ने उन सबको बहुत सारे ब्रिटिशर्स को पकड़कर एक उसमें हॉल में एक जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया, तो लगभग 150 थे वो जो उसके अंदर सफोकेशन से मारे गए। इस जो पूरे ट्रेजेडी को एक ब्रिटिशर्स हॉलवेल ने डिस्क्राइब किया है, इसलिए इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हम कहते हैं, ओके। और उसके बाद देखिए फिर अगली बार हुई बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर को 1764 में हुई थी। इसमें मीर कासिम और शाह आलम और शाह सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला जो आपस में तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये तीनों मिलकर भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाते, आखिरी में हार जाते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिशर्स को मिल गया बंगाल में दीवानी राइट। दीवानी राइट 12 अगस्त 1765 को मिल गया था, ठीक है, दीवानी राइट उनको मिल गया था। उसके बाद में धीरे धीरे बैटल ऑफ मैसूर की वार हुई, ठीक है। मैसूर की वार हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान वहां के उस समय मैसूर के किंग थे और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में पहले एंग्लो मैसूर वार हुई थी, जो कि 1767 और 1769 में थी, ठीक है। और इसमें हैदर अली जीत गए थे और बाद में ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट उनके हुए थे। दूसरी एंग्लो मैसूर वार जो है 1780 और 84 के बीच में हुई, ठीक है, और 84 के बीच में, जिसमें बीच में ही हैदर अली की 82 में डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर एंग्लो मैसूर थर्ड जो 1790 और 92 के बीच में टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ी गई, ठीक है, और उसमें ब्रिटिशर्स जो है जीते थे और टीपू सुल्तान की हार हुई थी, ठीक है। और लास्ट वार एंग्लो मैसूर 1799 में लड़ी गई, जिसमें फाइनली जो टीपू सुल्तान मारा गया और उसके दोनों बच्चे होस्टेज के रूप में थे वो मारे गए, ठीक है। टीपू सुल्तान की तलवार का नाम बूट स्टील था, बहुत ही पावरफुल स्टील की बनी हुई ईरानियन तलवार थी वो, ठीक है। और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी टीपू सुल्तान जाने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब उसके बाद है 3 बार मराठास के साथ भी वार हुई है, 3 बार मराठा के साथ हुई है। मराठा उस समय 4 ग्रुप में बंट गए थे। मराठा उस समय 4 ग्रुप में बंट, ग्रुप का नाम था गायकवाड़ ग्रुप, ठीक है, गायकवाड़ ग्रुप, और दूसरा था सिंधिया ग्रुप, गायकवाड़ ग्रुप और भोंसले ग्रुप और होलकर और सिंधिया, ये 4 ग्रुप थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एंग्लो मराठा वार जो थी 4 ग्रुप में हुई, गायकवाड़ ग्रुप, भोंसले ग्रुप, होलकर ग्रुप और सिंधिया ग्रुप, इन 4 में ये फाइट आपस में हुई थी, मराठा वार हुई थी। उससे पहले वाली एंग्लो मैसूर वार और ये हो गई मराठा वार, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे जो फाइट हुई है वो कौन सा में महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह का राज होता था, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के राजा थे, पंजाब के राजा थे। उनकी डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स ने 1849 में पंजाब को अपने में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था,
ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब को हड़पने के बाद उसी टाइम में टीपू सुल्तान के टाइम में सब्सिडरी अलायंस भी शुरू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, जिसके थ्रू एक अंग्रेज रेजिडेंट राजदरबार में रखा जाता था और उसी अंग्रेज रेजिडेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट ने सारी रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को देनी होती थी। ओके, उसी टाइम में एक और शुरू हुई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, हड़पने की नीति। इस हड़पने की नीति के थ्रू सतारा हड़प लिया गया 1848 में, संबलपुर 1850 में और उदयपुर 1852 में लैप्स कर लिया गया था। नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में लैप्स हो गए थे और अवध 1856 में लैप्स हो गए थे। इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू 6 राज्य लगातार हड़प लिए गए थे। पहला सतारा 1848, दूसरा संबलपुर 1850 और तीसरा उदयपुर और चौथा नागपुर और फिर झांसी 1854 और लास्ट में अवध 1856 में हड़प लिया गया था। अब देखिए नीचे टेरिबल फेमाइन, उस समय बंगाल में बहुत बुरा अकाल पड़ा था 1770 में अकाल पड़ा था और उस अकाल की वजह से 1770 में 10 मिलियन लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स से लोग नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि इतना बुरा अकाल पड़ा फिर भी उन लोगों ने टैक्स लिया, तो ये बहुत गलत बात थी और इस वजह से काफी नुकसान भी हुआ। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स से लोग नफरत करने लगे थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस समय 3-4 प्रकार के होते थे जो ब्रिटिशर्स लेते थे। पहला लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीन का टैक्स इकट्ठा करने का सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बनाया था, पूरी टेरिटरी एक्वायर करने के बाद जो सिस्टम बनाया वो था पहला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू किया गया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा और बनारस, वो लास्ट में मैंने दिखा रखा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस, जहां पर उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दिया था। ओके, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था परमानेंट सेटलमेंट को और जॉन शोर ने उसका पूरा प्लान बनाया था। जॉन शोर नाम के ब्रिटिशर्स ने उसका पूरा प्लान बनाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और ये जमींदारों से 1/11 पार्ट लेते थे, मतलब 10% जमींदार रेवेन्यू का रख लेता था और बाकी 90% ब्रिटिशर्स को भेज देते थे। 10/11 मतलब 90% ब्रिटिशर्स को भेज देना होता था रेवेन्यू और 10% जमींदार खुद के पास रख लेते थे। ठीक है, इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ओके, अब दूसरा वाला सिस्टम समझ लेते हैं जो कि मैंने वहां लिखा हुआ है कोने में, आप देख सकते हैं, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट के बाद शुरू किया गया था। कब? परमानेंट सेटलमेंट के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, इसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया था जो उस समय गवर्नर थे मद्रास के गवर्नर ने इसे शुरू किया। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी, वहां के किसानों को, मद्रास के किसानों को रैयत कहते थे, इसलिए रैयतवाड़ी शुरू किया गया। ये 3 जगह शुरू हुआ, बंगाल में, मद्रास में और आसाम में। मुनरो सिस्टम भी कहते हैं इसको, रैयतवाड़ी भी कहते हैं, मुनरो भी कहते हैं, क्योंकि मुनरो ने शुरू कराया था, थॉमस मुनरो ने, तो इसे मुनरो सिस्टम भी कहते हैं और रैयतवाड़ी भी कहते हैं। इसे मुनरो से पहले, थॉमस मुनरो से पहले उसे अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था, लेकिन अलेक्जेंडर रीड उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। ओके, तो इस तरह से तो बॉम्बे में और कहां पर, मद्रास में और कहां पर, आसाम में ये शुरू किया गया। फिर उसके बाद अगला सिस्टम था महालवाड़ी। गंगा के मैदान और यमुना का जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में भी, एक तो कौन सा, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है, और अगला नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर था उसमें, वहां पर शुरू किया गया महालवाड़ी। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और उस समय फिर इन एरिया से वो क्रॉप जो उगाते थे वो ओपियम की होती थी, टी होता था, व्हीट और राइस होता था। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने पूरा सेटलमेंट करना शुरू कर दिया और पूरा सिस्टम जमा लिया। इंडिया के अंदर धीरे धीरे जितने भी रिसोर्स थे वो निकालने शुरू कर दिए और पूरे सिस्टम से, पूरे सेटलमेंट से वो लोग एडजस्ट हो गए और पूरा इंडिया धीरे धीरे कैप्चर कर लिया गया। पूरा सिस्टम जमाएंगे तो इंडिया के लोग इनसे परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और दुखी होकर इनको निकालने की कोशिश करेंगे और तब होगा 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये लेसन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई। अलग अलग कौन कौन सी, पोर्तुगीज, डेनिश, इंग्लिश और डच और फ्रेंच,
डच, फ्रेंच, डेनिश, पोर्तुगीज और इंग्लिश ये अलग अलग आई और उन्होंने अलग अलग मुगल राजाओं से फरमान जारी करवाए और सेटल हो गए और फैक्ट्रियां डाली, अलग अलग टाइम में अलग अलग फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी आपने देख लिया, बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद दीवानी राइट मिल गया इनको 1765 में, प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764 और जो है कौन सा ये दीवानी राइट मिला 12 अगस्त को 1765 में। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग सिस्टम यहाँ पर शुरू किए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया लॉर्ड डलहौजी की, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो था कौन सा था ये सहायक संधि जिसको सब्सिडी अलायंस कहते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में सिस्टम अपना जमा लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का लेसन कंप्लीट हुआ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से और कुछ और बढ़िया सा लेके आएंगे, 1857 का रिवोल्ट के बारे में बातें करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।